चलिए। मेरा नाम निधि है और वर्तमान में आरएस 2021 में मेरा 9वीं रैंक पर चयन हुआ है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं था और राजस्थान प्रशासनिक सेवा का नाम भी नहीं सुना हुआ था। फिर भी मैंने इसकी तैयारी शुरू करी क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, ताकि मैं अपने एग्जिस्टेंस को सबके सामने रख सकूं कि मैंने भी कुछ अच्छा किया है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे उस समय, मुख्यमंत्री वगैरह, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर का पढ़ाने का तरीका। इकोनॉमिक्स सुरेश सर पढ़ाते थे यहाँ पर, तो उनकी इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाने के तरीके मुझे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे में वो विश्वास देखा। जब सर कोई क्वेश्चन पूछते तो मैं उसका इजीली जवाब देती थी। तो सर ने मुझे स्टार्टिंग से ये कहा कि हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप एक दिन टॉप में आओगे, और उसी विश्वास का नतीजा है कि मैंने ये मुकाम हासिल किया। तो नो डाउट सर ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे हर तरीके से। आपकी तरह मैं भी एक अभ्यर्थी थी, जैसे आप बैठे हो वैसे मैं भी एक दिन बैठा करती थी। इसलिए मैं आपसे भी अपेक्षा रखती हूँ कि एक दिन आप भी तैयारी करो और अपनी मेहनत के दम पर आप एक मुकाम हासिल करो। मैंने जब 2018 में तैयारी शुरू करी थी तो कोचिंग से मेरा जुड़ाव हुआ और मुझे ये पता चला कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि हम कंटेंट बहुत पढ़ते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से और क्या पढ़ना है। यदि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए और उसके साथ हमारी मेहनत हो, तो हम जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आरएस 2018 में भी मैंने एग्जाम दिया था, उसके अंदर मेरी रैंक 1172 थी। मेरी रैंक काफी पीछे थी, मैं काफी डिमोटिवेट भी हुई। मेरे सामने इतनी विकट परिस्थितियां थी, बीइंग ए मदर, मेरे एक छोटा बच्चा भी है, मैरिड वुमन हूँ मैं, तो आप लोग तो भी यंग हो, बहुत छोटे हो, मेरे सामने मेरी परिस्थितियां बहुत अलग थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वापस हौसला दिया कि नहीं, हमें वापस लड़ना है, इसकी तैयारी करनी है, हमें बीच रास्ते में खाली हाथ नहीं लौटना। तो मैंने इसकी वापस तैयारी शुरू करी। इनिशियली मुझे पता नहीं चला कि मेरी कहाँ पर गलतियां रही है, क्या गलत किया है मैंने आरपीएससी से अपनी कॉपीज मंगवाई। मैंने देखा उसके अंदर कि मैं कहाँ पर गलत थी और कहाँ पर नहीं, और मैंने उन गलतियों को सुधारा, उस अप्रोच को डेवलप किया। और एक ऑथेंटिक सोर्स जैसे एनसीईआरटी है, आरबीएससी है, आपके पास कोचिंग के नोट्स होते हैं, लेकिन उसको एनरिच करना, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये हम पर निर्भर करता है। आप यहाँ पर 100 कैंडिडेट बैठे हो, लेकिन लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस इतनी बुलंद करनी है, इतनी अच्छी करनी है, उन फॉर्मेट को डेवलप करना है कि जिससे हमारा लिखा हुआ औरों से बेहतर हो, औरों से अच्छा हो। तो मैंने वही स्किल अपने आप में डेवलप करी, रिटर्न प्रैक्टिस खूब करी, मैंने बहुत लिखा और उसी का परिणाम आज आपके सामने है कि मेरा 9वीं रैंक पर चयन हुआ है। आप लोगों के सवाल है जो मैं डे टू डे लाइफ में बार बार सुनता हूं कि सपना तो बड़ा देखते हैं, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते भी होते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। और कुछ समय के बाद में हम ये सोचते हैं कि चलो यार कोई छोटा मोटा ही देख लेते हैं, छोटा मोटा ही कोई ट्राई करते हैं, इधर उधर कहीं सेट हो जाते हैं और उसके बाद में हमारे सपने कई बार दफन हो जाते हैं। तो मैं निधि से जानना चाहूंगा कि आपने ये अपना जो सपना है उसको हमेशा जिंदा रखा, उसके लिए आपके समक्ष क्या विकट परिस्थिति आई जो आमतौर पर स्टूडेंट के समक्ष आती है, आपके सामने भी आती है और इनके सामने भी आई, तो उनका सामना इन्होंने किस प्रकार से किया? जब फेल हो गए, जब रिजल्ट नहीं आया, तो इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी को मैनेज किया? तो निधि 2 शब्द आप उसके बारे में बताओ। मेरा 2018 में जब चयन नहीं हुआ था, इनिशियली जब मैंने तैयारी भी शुरू करी थी, तो अपने आसपास के लोग हमेशा हमें कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपके बस की बात नहीं है, आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है कि नहीं, हम कर सकते हैं। हमें किसी ने कहा है कि आप नहीं कर सकते, तो हम इसे करके दिखाएंगे। तो मैंने उस चीज को अपने अंदर रखा कि मुझे तो ये करना ही है। वो संकल्प था मेरे अंदर, डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है ये चीज। और 2018 में जब मेरा नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली लोग काफी बोलते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं कि हमने पहले ही कहा था इसमें चयन संभव नहीं है। तो मैंने उस चीज को भी पॉजिटिव वे में लिया कि कोई बात नहीं है, इनको बोलने दो। और मैंने चुपचाप शांत तरीके से, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया और ना अपने आप को डिप्रेस किया
कि मुझे ये था कि मुझे अपनी कमियों का पता करना है, और जिस दिन इंसान को ये पता चल जाता है कि हमारी कमियां क्या है, उस दिन उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी जो रिटर्न प्रैक्टिस है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अपना सपना बड़ा रखो। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करो, तो उससे आपका एक अलग लेवल होगा और आपके सपने भी बड़े होंगे, और नो डाउट आपका चयन भी उसके अंदर इजीली हो जाएगा। एक सवाल और है आपकी तरफ से, ये सवाल वो, और बार बार जो है इनको मैं बताता हूँ एक चीज टेस्ट को लेकर। और प्रायकर स्टूडेंट को टेस्ट के टाइम में घबराहट होती है और प्रायकर स्टूडेंट बचने की कोशिश करता है टेस्ट से। और निधि भी क्लास में बैठती थी मेरी क्लास में, और जब टेस्ट होता था तो इसने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, और ये हमेशा कोशिश करती है कि मेरी रैंक जो है पहली आए। तो निधि आप टेस्ट की बात इनके रही सामने तो शेयर करें। मेरा सही कह रहे हैं सर, हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं यहाँ पर कोचिंग में भी, और मैंने कभी भी टेस्ट से अपने आप को बचाया नहीं, बल्कि उसी अच्छी तैयारी करी। क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो हमें अपने स्तर का पता चलता है, हमारा खुद का मूल्यांकन होता है कि हम किस तरीके से और कहाँ पर खड़े हैं, और हमारी इर्द गिर्द जो प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर हम लोगों से कितना आगे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप टेस्ट से ना बचिए, टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ये मूल्यांकन का सबसे सटीक तरीका है जिससे हमें खुद का पता चलता है। वेरी गुड। अच्छा, टेस्ट को लेकर इन लड़कों के अंदर जो अभी फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनके दिमाग में एक बात बार बार क्लिक होती है। जब मैं लिस्ट देखता हूँ और अटेंडेंस देखता हूँ, तो टेस्ट वाली जो लिस्ट होती है वो छोटी होती है और अटेंडेंस वाली लंबी होती है। तो अब मैंने कईयों के फीडबैक लिए, तो मेरे पास फीडबैक ये आया कि सर आप जो लिस्ट लगाते हो ना, उस लिस्ट में नाम अगर नीचे आ जाता है तो हमारी बड़ी इंसल्ट होती है। तो क्या इंसल्ट आपकी भी कभी ऐसी हुई थी, या अगर हुई है तो आपने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा इनका आप फोबिया दूर करें टेस्ट वाला। मैं मेरा बताऊं तो मैंने मेंस जब लिखा था स्टार्टिंग में, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर मेरे नंबर थे शायद 65, जो बिलो के अंदर थे, लेकिन मैंने उसे इंसल्ट वे में नहीं लिया। मैंने ये लिया कि मेरे अंदर काफी कमियां हैं जिसकी वजह से मेरे 65 नंबर आए हैं, तो मुझे इम्प्रूव करना है, उससे बचना नहीं है। बचकर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम अपने आप में सुधार करके अपने आप को आगे शो कर सकते हैं। तो यदि हम उससे बचेंगे तो हम कहीं पर भी अपने आप को आगे नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए मेरे भी नंबर काफी कम आए थे कई जगह पर जब मैंने मेंस के पहली बार पेपर लिखे थे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो उससे बचना कोई एकमात्र उपाय नहीं है, उसमें सुधार एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने आप को आगे रख सकते हैं। तो आप बचिए मत प्लीज। यदि आपके नंबर कम भी आते हैं तो आप उससे सुधार कीजिए, सर से पूछिए कि सर हमें कहाँ सुधार करना है, किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर वापस वो गलतियां रिपीट ना हो और हम अच्छा प्रदर्शन करें, कोचिंग का नाम रोशन करें। मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि भाभी यहाँ से कम 50-60 प्रशासनिक अधिकारी निकले, मेरी यही इच्छा है। बहुत बढ़िया कि आप बचने की कोशिश करोगे तो वो आपको उतना ही डराएगा, ये आप मान के चलो। और हमेशा ध्यान रखें, डर के आगे जीत है। तो हमेशा डर का सामना करें, और सामना करते करते अगले कदम पर आपको जीत मिलने वाली है। और दूसरा एक सवाल निधि मेरा आपसे ये है कि आप एक महिला है और यहाँ पर काफी महिलाओं की संख्या है, और रेशियो पुरुष और महिलाओं का फिर भी काफी कम है। और अभी इन दिनों मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और शुरुआत में क्लास के अंदर जैसे 100 स्टूडेंट है तो उसमें 10 लड़कियां थी, और आज ये बढ़कर जो है इनका रेशियो 40 के समथिंग पहुंच गया है। और अब इन महिलाओं को आप किस प्रकार से मोटिवेट करें, क्योंकि इनके समक्ष बड़े चैलेंज है, इनको घर का काम भी देखना है और अपनी पढ़ाई भी देखनी है, और इनके समक्ष इस प्रकार की छोटी मोटी जो चुनौतियां हैं उनसे ये कैसे लड़े और कैसे ये मजबूत करें अपने आप को, ये थोड़ा सा बताओ। मैं भी एक महिला हूँ और आप लोग तो अभी अनमैरिड हो, मैं तो मैरिड थी, एक बॉय भी है, मेरे बच्चा है छोटा। उसके साथ में भी मैंने उन चुनौतियों का सामना किया, कभी भी उस सपने को पीछे नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये तो हमारे लिए एक और चैलेंज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अपने आप को प्रूव करने की कि हम दोनों क्षेत्रों में अपना बेहतरीन सिद्ध कर सकते हैं। घर के काम करने के साथ साथ हम इस क्षेत्र के अंदर भी, प्रशासनिक सेवा के अंदर भी अपने आप को बतौर एक अच्छा कैंडिडेट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप उस चीज को नेगेटिव वे में मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए,
आप एक भी बंदा, यदि यहाँ से एक भी लड़की चयनित होती है तो उनके पेरेंट्स को भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी हमारी बालिकाओं को पढ़ाएं और आगे लाए। आज आप रिजल्ट में देखोगे तो टॉप 10 में 6 गर्ल्स हैं। और ओवरऑल आप न्यूज में भी देखा होगा कि इस बार भी लगातार तीसरी बार है जब महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा है। तो महिलाएं किसी भी दर्जे में कम नहीं है। बात एक अपॉर्चुनिटी की होती है, अवसर की होती है। आपके माता पिता ने आपको अवसर दिया है, आप बहुत भाग्यशाली हो। कई लड़कियों को इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो आगे आकर पढ़ सके। जब आपके माता पिता आपको आगे लाकर पढ़ा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छे से गेन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी सक्षमता को, अपनी योग्यताओं को सबके आगे प्रदर्शित करें। यानी कि निधि ने कहा है कि आपके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है और थोड़ी सी दिक्कत आती है तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। तो उस मायूसी को आप जो है किनारे करें और टारगेट के ऊपर आप नजर रखें। यानी कि गोल मछली की आंख, सुनिए ना, बस टारगेट को देखना है, बाकी दिक्कतें आपको नजर ही नहीं आएगी। और दूसरी एक सवाल मेरा और है, अगला सवाल, कि इन सभी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन लाइफ के साथ में ऐसे जुड़ चुका है कि देखो ये अभी भी इसका मैसेज चेक कर रही है, वो मैसेज चेक कर रहे हैं, अपनी क्लास चल रही है फिर भी देख रहे हैं किसका नोटिफिकेशन आया है। तो ये बड़ी समस्या है और स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है पढ़ाई को लेकर, और जरूरी भी है। जरूर। आपने भी मोबाइल का इस्तेमाल किया है और आपने भी मोबाइल से कई चीजें क्लियर की हैं। तो इनको आप ये बताएं कि मोबाइल कहाँ आपके लिए जरूरी है और कहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल की बात आती है तो मैंने मेरी लाइफ के अंदर, मतलब जब भी मैंने स्टडी करी थी, मैंने ना कभी इंस्टाग्राम यूज किया, ना फेसबुक यूज किया, ना मैंने व्हाट्सएप पर यूज किया। इनफैक्ट मैंने कभी स्टेटस भी नहीं लगाया, ना कभी प्रोफाइल पिक चेंज की और ना कभी किसी से कन्वर्सेशन किया। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि यहाँ से अपन पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास, आप बहुत भाग्यशाली हो, रियल में कह रही हूँ कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया भर का ज्ञान ले सकते हो। उसका मिस यूज करने की जगह उसका यूज कीजिए, आप सदुपयोग कीजिए और आप उससे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे इतने प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपका कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप उसका दुरुपयोग ना कीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर रील्स बनाने और देखने के चक्कर में अपना जो कीमती समय है उसे बर्बाद मत कीजिए। यूट्यूब पे जो रियल में अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप ज्ञान ले सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, वो लीजिए ताकि आपका आने वाला समय है वो स्वर्णिम हो। देखो बहुत अच्छी बात बताई निधि ने कि आपके पास मोबाइल है, आप संपन्न हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं, आप साधन संपन्न हैं, इसलिए आपके पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपकी पर्सनली डिसाइड करेगी कि यूज कैसे करना है। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल तक पहुंच तो हो जाती है, ऑनलाइन स्टडी के बहाने सबके पास मोबाइल है और घर वालों को ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। भाई ऑनलाइन के बहाने ही तो इनको मोबाइल मिला है सबको कि हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं साथ साथ। तो अब आप 2-3 बात ये बता दीजिए कि क्या मोबाइल से ये कंप्लीट कोचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या इनको ऑफलाइन की आवश्यकता है, या ऑनलाइन भी ये परफेक्ट हो सकते हैं। ये तो 2 बात ऑनलाइन और ऑफलाइन का थोड़ा फर्क बता दीजिए। ऑनलाइन से देखो अपन अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि कंपटीशन लेवल कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, जिससे अपन अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग जो होती है वहां पर अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब जब हम देते हैं तो अंदर से अपने व्यूज क्रिएट होते हैं। एक एनालिटिकल अप्रोच जो होती है, आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसकी जो अप्रोच होती है वो सही मायने में डेवलप होती है। जैसे कि सर क्लास में गांधी जी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो वापस लिया था, 1921 का ऐसे योग आंदोलन था ना, तो सर ने हमें क्लास में पूछा था कि क्या वो सही था या गलत था। तो जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उस तरीके से हमारे व्यूज है वो डेवलप होते जाते हैं, जो कि ऑनलाइन में इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। तो इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप देखिए, अपने एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे एग्जाम
की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आरएस का जो पैटर्न है, स्टूडेंट जब शुरुआत करता है प्रीलिम मेंस इंटरव्यू, तो इस पैटर्न को किस प्रकार से वो समझे और किस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे वो तैयारी करें, और प्रीलिम और मेंस की दोनों की एक साथ तैयारी करें, तीनों को एक साथ करें, या तीनों को अलग अलग लेकर वो तैयारी करें। तो दो बात इसके बारे में बताएं आप। जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, मेंस होता है 800 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले प्री के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है पूरा, और जो मेंस होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं 200 मार्क्स के ईच, और इंटरव्यू आपको बता ही दिया, पर्सनैलिटी एक तरीके से चेक करते हैं और 100 मार्क्स का होता है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फैक्चुअल डेटा याद रखने ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर जितने भी डेटा होते हैं वो अपने को लर्न करने जरूरी होते हैं। तो प्रीलिम्स की स्टडी के साथ यदि आपके पास समय है तो आप मेंस की स्टडी साथ साथ कंटिन्यू कीजिए। जैसे पॉलिटी है, दोनों में है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, दोनों के अंदर है, ज्योग्राफी दोनों में है। तो जो सब्जेक्ट्स दोनों के अंदर है आप उनके साथ साथ रिटन प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, जिससे आपके प्री और मेंस दोनों के सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब प्री का टाइम आ जाता है, जैसे नोटिफिकेशन आउट हो गया और विद इन 2 मंथ आपके प्रीलिम्स के एग्जाम है, तो केवल आप प्री पर फोकस कीजिए। और मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होना जरूरी है। उसके अंदर जैसे 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूर पढ़िए आप साथ साथ में। जैसे मानवाधिकार आयोग है, जैसे आरपीएससी है, कोई भी संस्था है, तो वहां पर सीधे ये पूछते हैं कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए आप। तो उसमें आपको उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष और निष्कर्ष तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो वो चीज आप प्री के साथ साथ ही फैक्चुअल डेटा याद करना है। मेंस के अंदर आपको अप्रोच डेवलप करनी है कि हमें लिखना कैसे है याद करने के बाद में। और इंटरव्यू के अंदर आपको सिचुएशनल क्वेश्चन अच्छे तैयार होने चाहिए। जैसे कोई भी आपको कंडीशन वहां पे पूछती है तो आपको किस प्रकार से उसको डील करना है। आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे तो आप पहले यही बोलो कि मैं उस चीज की वैधता प्रमाणित करूंगी, कोई भी चीज है वो ऑथेंटिक है या नहीं है वो देखकर अपने डिसीजंस लूंगी, और लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध कभी भी नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच को साथ लेकर इसकी तैयारी करनी है। कई स्टूडेंट इसको बहुत बड़ी तैयारी मानते हैं कि आरएस ना बाबा ना, इतनी बड़ी तैयारी। तो इनको थोड़ा सा ये बता दो कि एकेडमिक बैकग्राउंड कितना मायने रखता है। आप एकेडमिकली, जैसे आपके 10th 12th में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं या किसी के बहुत कम मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पर फैक्टर जो है वो कितना काम करता है। मैं मेरा बैकग्राउंड कहूँ तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया था। मेरा एक भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं था साइंस को छोड़कर। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पब एड, एथिक्स, सोशियोलॉजी, योग, खेल, विधि, मैंने इनका नाम भी नहीं सुना हुआ था कभी। मुझे ये भी नहीं पता था लोक प्रशासन किसे बोलते हैं, ना मेरी कभी हिंदी पढ़ी हुई थी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मैंने नॉन बैकग्राउंड से होकर भी इन चीजों को बहुत बखूबी समझा, क्योंकि अपने अंदर हमें क्या होता है, हमें आता सब कुछ है, हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन हम उस चीज को पहचान नहीं पाते। अपने अंदर की क्षमताओं को हमें पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ इसकी तैयारी शुरू करनी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन बैकग्राउंड होकर भी मैंने हर सब्जेक्ट को पढ़ा, उनको समझा। तो आप भी समझ सकते हैं, कई बच्चे यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो गए और कई साइंस से भी। तो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर अभ्यर्थी उन चीजों को आराम से डील कर सकता है। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, और इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आएगी। बस एक आत्मविश्वास जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एकेडमिकली आप कितने साउंड है वो अलग मैटर है, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है वो जरूरी है। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक लगन, एक पेशेंस के साथ आप लगातार कितने लंबे टाइम तक आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये आपके अंदर जुनून है तो आप प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बढ़ें। और हर साल भर्तियां निकलती है, आईएएस का तो पैटर्न एकदम फिक्स है, हर साल भर्ती निकलती है, हर साल रिजल्ट आता है, हर साल ज्वाइनिंग आती है। आरएस में तो फिर भी कई बार 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं की आप तैयारी करके, क्योंकि ये तैयारियां उसके अंदर अपने आप ही हो जाती है, और बड़े लेवल की तैयारी जब हम करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है, और मेंटली भी हम स्ट्रांग होते हैं, और चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बात तो है। और उसके बाद में निधि, लास्ट में आप ये बता दीजिए
कि इंटरव्यू आपने दिया आरपीएससी में, तो इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू के बारे में पहले आपने जो सुना था कि इंटरव्यू ये होता है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उलझा देते हैं और ऊट पटांग टाइप के सोशल मीडिया पे चलते हैं, ये पूछा जाता है आईएएस में, अगर ये नहीं आता है तो आप आईएएस नहीं बन सकते। कई बार देखते हैं रील देखते देखते जो है, और बाप रे ये तो मुझे ही पता नहीं था। तो क्या रियल में ऐसा होता है वहां पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं बड़े ही जेन्युइन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इतने कॉर्डियल होते हैं कि आपको इतना अच्छा फील करवाते हैं। जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, आपसे सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, और यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा तो आप सॉरी बोल सकते हैं, और वो उन चीजों को इतना इजी वे में लेते हैं और आपको कूल फील करवाते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं आ रहा, आप इसका आंसर दीजिए। बस वहां पर आपके आत्मविश्वास की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। आप अपना इंटरव्यू ईमानदारी के साथ दीजिए, झूठ मत बोलिए, वहां पर किसी तरीके के फैक्ट को छुपाइए मत, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। आज मेरा भी चयन हुआ है, अपने को इस तरीके की गलत फहमियां होती है कि वहां पर पता नहीं कौन सी अप्रोच वाले बंदे जाते हैं, किस तरीके से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आपके पास मेहनत और आत्मविश्वास है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा वहां पर। तो आज के बाद में ये चीज तो आप दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि इंटरव्यू में फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके शर्ट में बटन कितने हैं, आप कितनी सीढ़ियां चल कर आए हैं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वो केवल और केवल आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी किसी मुद्दे के प्रति थॉट, आपके विचार किस प्रकार के हैं, बस वो उनको चाहिए। और वो अगर आप उनको मिल जाता है तो ऐसा ही उनको कैंडिडेट चाहिए जो सरकार की समस्याओं का समाधान करने वाला हो। हम लोग जो है अपनी समस्याओं में उलझे हुए रहते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि टेस्ट देने क्यों नहीं है, इनके पास बड़े अजीब गरीब बहाने होते हैं। गुरुजी आज तो पेट दुखियो मेरो, आज तो गुरुजी घर का खेत में लगा लियो, आज तो गुरुजी मेरी बस आई कौन नहीं। क्या इस प्रकार के बहाने बनाकर हम वहां से भी बच सकते हैं? फाइनली अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये बहानेबाजी आज ही बंद करना पड़ेगा। तो हम निधि से जान लेते हैं कि इन्होंने कभी बहाने बनाए होंगे कि कभी तो आपने कुछ तो बहाने थोड़ा बहुत भी अगर बनाए हैं तो जरूर शेयर करें। नहीं, जैसे आरएएस की जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरा इसके अंदर तो इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन था, बहुत ज्यादा, कि मैंने कभी इससे बचने के प्रयास ही नहीं किया। मुझे ये था कि मुझे तो आरएएस बनना ही है, मेरे अंदर ये जुनून स्टार्टिंग से था। और जब मैं यहाँ पर भी आई थी मैंने सर को यही बोला था कि सर मुझे आरएएस बनना है, और मैंने उसी संकल्प के साथ थी कि मुझे कभी भी इससे बचना नहीं है, इसमें आगे ही बढ़ना है और एक अच्छी उपलब्धि हासिल करनी है। मैं कभी नहीं बची इससे। यानी कि बात समझ गए ना आप कि जब आरएएस की तैयारी स्टार्ट की ना उसके बाद कोई बहाना नहीं बनाया। इसका मतलब आप समझ गए, बहाना तो बनाया है। लाइफ में हर इंसान कभी न कभी तो छोटा मोटा बहाना तो ये चलता रहता है। लेकिन अभी आपकी उम्र कम है और अभी हमें रियलाइज नहीं होता है। रियलाइज तब होता है जब 2-3 बार बड़े बड़े झटके लग जाते हैं और फिर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, क्यों हमने कहा था नहीं छोटा मोटा ही कर ले, कोई जरूरी था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड अगर साउंड नहीं है तो फिर रिजल्ट आने के बाद में लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जरूर सर, जरूर हुआ था। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी इनफैक्ट तभी लोगों ने मुझे बोला था कि आपके बस का नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते, इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है। लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे बनना है। और 2018 में भी जब मेरा रिजल्ट आया था तो काफी लोगों ने मेरे मुंह पे बोला था कि आपको पहले ही कहा था कि आप क्लर्क बन जाओ, एलडीसी बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो, ये बस की बात नहीं है। लेकिन उस समय मैंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि कोई बात नहीं, इनको बोलने दो, जो भी बंदा बोलता है उनको बोलने दो, मुझे अपने रिजल्ट से इनको जवाब देना है। और मैंने वही किया, चुपचाप अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करी 8 महीने, और उसका रिजल्ट ही आपके सामने है। 8 महीने लगातार डेडिकेशन के साथ में आरएस के ऊपर फोकस होकर तैयारी की थी। और जो आपको ताने मारते हैं उनसे आप दूरियां बनाइए, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। और प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। और प्रदर्शन अगर आपने कर दिया ना तो वहीं पर आप ये मान के चलो कि फेल हो गए। पहला फेलियर तो आपने वहीं पर कर दिया कि 2-4 लोगों को बता दिया, स्टेटस लगा दिया और
ये देखो कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया है, अपना ना एसडीएम बनने वाले हैं। ये अगर कर दिया ना तो फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, देख लेना। और फिर एक दो बार रिजल्ट नहीं है तो इतना वो कोशिश करेंगे आपको डीमोरलाइज करने की कि फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बड़ी गैंग होती है उनकी, आसपास ही है, वो दूर नहीं हाँ। है। तो इसलिए इन चीजों से आपको बचना है और सहन करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या कि रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं।